हेलो फ्रेंड्स, 11:30 बज चुके हैं और आपकी आर्मी अग्निवीर स्पेशल क्लास की सीरीज आ चुकी है जिसका ये 38 पार्ट है। इससे पहले भी हमने 37 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसकी PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर बन रहा हो तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो फिर भी आप तुक्का मारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपको जो क्वेश्चन याद हो जाता है उससे आप भूल सकते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन को याद करने में आप जिस क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाती है और उसके बाद आपको उसका आंसर मालूम चलता है, उसको आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपधातु। यानी कि जिन एलिमेंट्स में धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे, प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, उन्हें हम उपधातु कहेंगे। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है, यानी कि मैटर का फोर्थ स्टेट कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ठोस, द्रव्य, गैस या फिर प्लाज्मा। जल्दी बताइए, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा या फिर गैस। तो देखिए, इसमें जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लाज्मा। ओके, जो ठोस है ये पदार्थ की प्रथम अवस्था है, द्रव्य पदार्थ की द्वितीय अवस्था है, गैस पदार्थ की तृतीय अवस्था है, और जो प्लाज्मा है ये हमारे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। आपको बता दूं कि पदार्थ की एक पांचवी अवस्था भी होती है जिसे हम लोग बॉस-आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। ओके, मतलब इसमें दो वैज्ञानिकों ने भागीदारी थी इसमें, एक ने उसकी खोज की थी और एक ने उसके बारे में अध्ययन किया था, आइंस्टीन ने। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आप लोगों ने जो देखा होगा 100 वाट के जो बल्ब आते हैं उसमें एक तंतु लगा होता है, अंदर की पतले कलर का होता है, मतलब पतले कलर का नहीं, बहुत पतला होता है वो, और जब बल्ब जलाते हैं तो वही जो तंतु होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं जलता है। तो आपको बताना है कि वो जो चीज़ है वो किस धातु की बनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो देखिए, इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। ओके, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। और इससे बात करें हम लोग पेरियोडिक टेबल में तो इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। और ये जितने भी मतलब हमारे पेरियोडिक टेबल में तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत धातु होती है कौन सी, टंगस्टन, सबसे ज़्यादा मजबूत धातु होती है। बात कर ले अगर नाइट्रोजन की, आप लोग वैसे भी देखते तो नाइट्रोजन क्या था, आपका गैस था, ये तो आपका आंसर कभी भी हो नहीं सकता था। और आर्गन भी क्या है, निष्क्रिय गैस है। बात की गई यहाँ पर एलिमेंट की। ओके, आपका चौथा क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब कि हमारा जो ये वातावरण है, पृथ्वी है, ये किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करती है। आपके ऑप्शंस हैं बैगनी, लाल, हरा या फिर पीला। जब इंद्रधनुष बनता है तो आप देखते होंगे कि इंद्रधनुष के नाम याद रखने का आपको ट्रिक मैं बता ही चुका हूं, जो कि सारे आपको लेक्चरर बताते होंगे, ये भी वैसा ही है, विबग्योर नाम से। ओके, किससे, विबग्योर। इसमें इंद्रधनुष के 7 कलर आ जाते हैं। ओके, तो देखिए, अब बात कर ले अपने क्वेश्चन के सही आंसर की, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी। ओके, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब बात करें अगर हम लोग लाल रंग की, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप लोग देखे होंगे जब ट्रेन वगैरह चलती है और सामने से रेड बत्ती दिख जाती तो रुक जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेड रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम हो रहा है, प्रकाश वातावरण उस प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जिससे कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको लाइट जल्दी दिख जाती है। अगर बात करें अगर उसके जगह कोई और लाइट होती है, अगर बैगनी की बात कर लें, तो ड्राइवर को मतलब लाइट दिखती ही नहीं और ट्रेन का एक्सीडेंट होने का केसेस जो है वो बढ़ जाता है। ओके, आपका पांचवा क्वेश्चन है, रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है। जो रेशम कीट आपने देखे होंगे, जो रेशम कीड़े होते हैं,
ठीक। तो उनका जो अध्ययन करते हैं, जो वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कह जाते हैं? अध्ययन करने वालों को नहीं, जिस अध्ययन को क्या कहते हैं, कि जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरिकल्चर। ओके, रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। बात करें अगर हम लोग एग्रीकल्चर की, तो ये आपका कृषि विभाग में आ जाता है कि अगर हम लोग कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। ओके, आपका छठा क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में किडनी नाम से भी जानते हैं। तो उसके काम करने की मूल इकाई क्या है? कार्यात्मक इकाई क्या मानते हैं कि कार्य वो किसके द्वारा करता है, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पेशी या फिर अस्थि। तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन। ओके, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बात कर ले ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है ये आपकी मस्तिष्क का जो पिछला वाला भाग होता है। ओके, आपने जो नाना पाटेकर का सुना होगा, यहाँ तो छोटा भेजा होता है ना, वही चीज उस छोटे भेजे के पास से लेकर आपकी पीठ की निचली हड्डी तक ये पूरा हिस्सा इस हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं। इसके अंदर जो हड्डी होती है ये आपके दिमाग में पूरी इसकी नसें जो है पूरी एक साइड से सटी हुई रहती हैं, और वही नसें आपके पीछे तक भी जाती हैं। ओके, आपका सातवां क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? आपने देखा होगा टमाटर जब हम लोग टमाटर की जब खेती होती है तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो स्टार्टिंग में उनका कलर हरा होता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा बड़े होने लगते हैं तो उनका कलर लाल हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? उनका कलर लाल आखिर होता क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं लाइकोपीन, विटामिन, कैरोटीन या फिर हीमोग्लोबिन। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैरोटीन। ओके, कैरोटीन के कारण ही टमाटर का लाल रंग वर्णक होता है। ओके, टमाटर लाल कलर कैरोटीन के कारण होता है। बात कर ले अगर बालों की, तो बाल जो बड़े होते हैं हम लोग के काले होते हैं, वो भी कैरोटीन विटामिन के कारण ही होते हैं। ओके, आपका आठवां क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कि हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो क्या हैं? डमरू वादक हैं, यानी कि डमरू बजाने वाले हैं, ढोलक वादक हैं, या फिर सितार वादक हैं, या फिर बांसुरी वादक हैं? जल्दी से बताइए हरि प्रसाद चौरसिया क्या हैं? तो देखिए इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांसुरी वादक। ओके, हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो बांसुरी बजाने का काम किया करते थे, और बांसुरी वादक में ये श्रेष्ठ पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं। ओके, आपका 9वां क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, आपका 9वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, पेटे कॉनरॉड या फिर सुचिता कृपलानी। बताइए दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए बात कर ले अगर हम यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो ये जो है पूरे विश्व के, यानी कि विश्व के चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? चांद पे जाने वाले थे। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको अलग से मिलेगा, भारतीय व्यक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, यानी कि भारत के व्यक्ति की बात की गई है। तो उसका जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश शर्मा। ये जो शर्मा जी हैं यही अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। और आपको एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि भारत की तरफ से चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? विश्व की तरफ से चांद पे जाने वाला कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। लेकिन अपने भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष, ओके, चांद पे पहले कौन गया था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप लोग देखे होंगे कि जब देश में लड़ाई उड़ाई छिड़ती है विदेश स्तर पे भी, वर्ल्ड स्तर पर, तो हम लोग की एक तैयारी रहती है, एक संगठन बना हुआ रहता है
किसका? सर्वोच्च कमांडर का। कि पहले तो छोटे मोटे सैनिक थे वो भी लड़ेंगे, लेकिन जब बात ज़्यादा कठिनाई की आ जाएगी, मतलब ज़्यादा हमले होने लगेंगे, तो सर्वोच्च जो कमांडर का ग्रुप बना होता है उन्हें भेजा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है उसमें कितनी तबाही मची हुई है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्य मंत्री। मैं समझ सकता हूं, मैं मतलब अंदाजा लगा रहा हूं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर आप लोग जरूर ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे होंगे कि रक्षा का काम करना है तो रक्षा मंत्री होंगे। लेकिन मतलब ज़्यादा मतलब खुद से मत सोचिएगा, थोड़ा इसमें सेंस लगाइए और इसका आंसर देने का जवाब कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। और फिलहाल में अपनी जो राष्ट्रपति हैं भारत की, वो कौन है? वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओके, भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो आप लोग समझ गए हो कि भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। दोस्तों, ऐसे करके हमारे अग्निवीर स्पेशल सीरीज के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके साथ ही पार्ट 38वां भी कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। हम कल फिर मिलेंगे 11:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।